जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बीएनएसएस के सीरीज का ये अगला पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं सवाल से जुड़े रहेंगे। अरेस्ट वाले पार्ट को इस वीडियो में करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा है इसलिए धैर्य से देखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, यहाँ से आपके एक दो सवाल आपके एग्जाम में हमेशा रहेंगे, चाहे वो रूल 70 हो 72 हो, किसी में भी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज, बीएनएस में 39 चैप्टर हो गए हैं, 531 धाराएं हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ पर्सन। अरेस्ट ऑफ पर्सन में आपको बहुत सारे वीडियोस हमने पहले भी बनाए हैं, वही सारे वीडियोस हैं इसमें, लेकिन सेक्शन थोड़ा सा इधर उधर हुआ है बीएनएसएस में। उन्हीं चीजों को हमको यहाँ पर देखना है और बड़े सिंपल तरीके से इसे हम आसानी से याद कर सकते हैं। सेक्शन 35, वैन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। पुलिस बिना वारंट कब गिरफ्तार कर सकती है? पहले 45 में था, अब ये सेक्शन 35 में आ गया है और इसके लिए एक हमने ट्रिक दिया है आपको, सिप्स ऑर्डर, कॉग्निजिबल ऑफेंस, इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 इयर्स और उससे ज्यादा। इसके बाद जो है इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 इयर्स या उससे कम होता है तो उसमें आपको जो भी चीजें हैं, शर्तें लिखनी पड़ती है कि आप उस व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, क्या वो और कोई ऑफेंस ना कर दे इसलिए आप गिरफ्तार कर रहे हैं, या तो वो इन्वेस्टिगेशन को जो है प्रॉपर नहीं चलने देगा, या फिर एविडेंसेस को मिटाएगा, गवाहों को डराएगा धमकाएगा। तो ये सारे कंडीशन लिख के बिना वारंट गिरफ्तार किया जाए। तो इन सब चीजों को लेकर के ही ये प्रोविजन आपको दिया गया है अरेस्ट में विदाउट वारंट का। तो आई से हो गया इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 इयर्स। इसके बाद अगर देखें तो पी से हो गया प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उद्घोषित अपराधी। एस से हो गया स्टोलन प्रॉपर्टी। ओ से हो गया ऑब्स्ट्रक्शन ऑन ड्यूटी। ओ के बाद हो गया सिप्स ऑर्डर। डी से हो गया डिजर्टर और ई से हो गया एक्सट्राडिशन। के बाद आर से हो गया रिलीज कन्विक्ट और एक आर से हो गया रिक्विजिशन। तो ये टोटल पॉइंट हो गया आपको जे तक जो है सिप्स ऑर्डर का। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो इसमें है सेक्शन 39, नो पर्सन कंसर्न इज a non-cognizable offense or against whom a complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of his having so concerned shall be arrested except under a warrant or order of a magistrate। अगर कोई सेक्शन 39 देखे तो नाम पता गलत बताने के लिए जो है अगर कोई करता है, नॉन कॉग्निजिबल है, तो हमको मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर या वारंट पे उसको गिरफ्तार किया जाएगा। अगर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है और हम नहीं ले सकते हैं उसको तो सस्पिशन में बिना वारंट भी गिरफ्तार कर सकते हैं। इसके बाद आप तीसरे क्लॉज में जाएंगे तो जो हमारा 41 सीआरपीसी होता था 41 ए, उसको अब ये कर दिया गया है कि आपको किसी को भी क्या करना है, नोटिस इशू करने का। नोटिस इशू करने वाला पॉइंट अब हो गया 35 के क्लॉज 3 में आपको चलाया है। अगर वो नोटिस को फॉलो कर रहा है तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वेयर सच पर्सन कंप्लाइज एंड कंटिन्यू टू कंप्लाई विद द नोटिस, अगर नोटिस कर रहा है तो उसको हम किसी प्रकार से अरेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन छठा पॉइंट कहता है कि अगर फेल होता है उस नोटिस को कंप्लाई करने में तब हम उसको अरेस्ट करेंगे बिना वारंट। सातवां पॉइंट एक इसमें नया जोड़ा गया है 35 के, जो आपको सवाल के तौर पे भी दिख सकता है कि नो अरेस्ट शैल बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ not below the rank of deputy superintendent of police in case of offence which is punishable imprisonment less than 3 years and such person is infirm or above 60 years of age। तो तीन इसमें आपको जो है कीवर्ड्स हैं। अगर कोई ऐसा अपराध जिसमें 3 साल से कम की सजा है और वह व्यक्ति या तो अशक्त है, इंफर्म है, या फिर उसकी उम्र जो है 60 साल से ज्यादा है, उसकी गिरफ्तारी हम डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी के परमिशन के बिना नहीं करेंगे। तो ये हमारा हो गया अरेस्ट विदाउट वारंट वाला सेक्शन। इसका डिटेल वीडियो यूट्यूब पर भी है, उसको आप वहां पर देख लीजिएगा। अब हम आते हैं 36 सेक्शन 36 हमारा सेक्शन 41 बी जो सीआरपीसी था उससे रिलेटेड है, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटी ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट।
तो इसमें सीधे सी बात है कि जो भी ऑफिसर अरेस्ट करेगा वो एक्यूरेट विजिबल क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम विच फैसिलिट इजी आइडेंटिफिकेशन, मतलब अपना पूरा यूनिफॉर्म के साथ रहेगा, अपना नाम सटीक दिशमान स्पान, ये पहचान जो है क्या करेगा, देगा। दूसरा कहता है जिसको भी गिरफ्तार करेगा मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट प्रिपेयर करेगा, और उसमें क्या होगा, वन विटनेस जो उसका फैमिली मेंबर हो या फिर पर्सन अरेस्ट हो रहा है तो उस एरिया का कोई रिस्पेक्टेबल मेंबर होना चाहिए। और दूसरा क्या है, काउंटर साइन कराएगा जिसको हम अरेस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ तीसरे पॉइंट में कहता है कि इन्फॉर्म करना है पर्सन अरेस्टेड का, अगर मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट में कोई फैमिली मेंबर का साइन नहीं है तो किसी भी रिलेटिव फ्रेंड या अदर मेंबर जिसका नाम वो देता है उसको हम उसकी गिरफ्तारी के बारे में सूचित करेंगे। इसके बाद आते हैं सेक्शन 37 डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर, नामित पुलिस अधिकारी। पहले 41C में कंट्रोल रूम के बारे में बताया गया था, तो इसमें कंट्रोल रूम तो अभी तक है कि ये वाला स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश अ पुलिस कंट्रोल रूम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एट द स्टेट लेवल, मतलब स्टेट लेवल पे भी रहेगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी रहेगा। साथ ही साथ डेजिग्नेट ए पुलिस ऑफिसर एवरी डिस्ट्रिक्ट इन एवरी पुलिस स्टेशन नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस who shall be responsible for maintaining the information about the name and address of the person arrested। हर थाने में क्या होगा, एक डेजिग्नेटेड पर्सन होगा, अगर कोई उस अरेस्ट होता है तो उसकी सूचना जो है वो उसको क्या करेगा, एक रिकॉर्ड के रूप में मेंटेन करेगा। नेचर ऑफ द ऑफेंस की था, चार्ज उस पर क्या लगा, ये सब चीजों को वहां पर डिस्प्ले करेगा इन अ मैनर ऑफ डिजिटल मोड एवरी पुलिस स्टेशन एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा नया जोड़ा गया, ये जोड़ने का एक ही रीजन है कि पहले लोग कंट्रोल रूम में खबर तो कर देते थे बट उसकी अकाउंटेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती थी, इस कारण से जो है इसको अब क्या कर दिया गया है, ये लाया गया है। सेक्शन 41D हम लोग पढ़ते थे, वो अब हो गया सेक्शन 38 में, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंट्रोगेशन। मतलब क्या करना है, व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड एंड इंट्रोगेटेड बाय पुलिस ही शैल एंटाइटल्ड टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंट्रोगेशन। पूरे ड्यूरिंग इंट्रोगेशन तो उसको मीट कर सकता है, लेकिन दो नॉट थ्रू आउट द इंट्रोगेशन, पूरे इंट्रोगेशन में वो वकील उसके साथ में नहीं रहेगा। तो ये टेक्निकल पॉइंट है, ये जान सकते हैं कि यहाँ से आपको कंडीशनल सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सेक्शन 38 सीआरपीसी का 41D में आ गया, और ये हो गया आपको एडवोकेट रखने का ड्यूरिंग इंट्रोगेशन। आगे हम पढ़ेंगे तो सेक्शन 39 जो हमारा पहले सीआरपीसी 42 होता था, अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस, नाम और निवास गलत बताने या बताने से इंकार करने पर गिरफ्तारी। सेक्शन 40 जो पहले 43 में था, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। पहले इसमें थोड़ा सा टाइम पीरियड के बारे में जिक्र नहीं था, लेकिन अब इसमें 6 घंटे के भीतर जो है अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी को गिरफ्तार करता है तो उसको क्या करना है, वहां पर भेज देना है पुलिस स्टेशन में या फिर मजिस्ट्रेट। सेक्शन 41 अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट है जो पहले 44 में था। सेक्शन 42 आ गया आपको, जो 45 में हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ आर्म फोर्स फ्रॉम अरेस्ट। आर्म फोर्सेज के मेंबर को अरेस्ट से जो क्या करना है, यहाँ पर प्रिवेंशन है और उसके लिए सारी चीजें दी गई है, दैट इज सेक्शन 42 ऑफ BNSS। अब आ गया एक इंपॉर्टेंट सेक्शन जो पहले 46 सीआरपीसी में हुआ करता था, लेकिन अब ये 43 में आ गया है, अरेस्ट हाउ मेड, गिरफ्तारी हम कैसे करेंगे, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, ये भी इस चीजों के लिए कहा जा सकता है। तो पहले इसमें हम 4 पॉइंट सीआरपीसी में पढ़ते थे, लेकिन अब BNSS में इसमें 5 पॉइंटों को देखेंगे। पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा ये सेम है। तीसरा पॉइंट एक नया जोड़ा गया है जिसमें हैंडकफिंग की गाइडलाइन को दिया गया है, क्योंकि ये हमेशा ही नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता था पुलिस का कि कितना, किस समय हथकड़ी लगाएंगे किस समय नहीं लगाएंगे, इन सब चीजों को लेकर के। तो वहीं पर हम जो है अब ये चीजों को जान जाएंगे कि कहाँ हमको हथकड़ी पहनाना है। सबसे पहला पॉइंट वही है कि कहता है इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग द सेम शैल एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ पर्सन टू बी अरेस्टेड अनलेस देयर बी ए सबमिशन टू द कस्टडी बाय वर्ड और एक्शन। अगर हमने जैसे एक्शन में आपने सुना होगा खबरदार या रुक जाओ तुम गिरफ्तार हो चुके हो, या हैंड्स अप यू आर अंडर अरेस्ट, दैट इज वर्ड एंड एक्शन। बट अगर कोई इसको रेसिस्ट करता है तो फिर हमको क्या करना होगा, उसके शरीर को छूना होगा, उसके बॉडी को कन्फाइन करना होगा, तो ये अरेस्ट कहा जाएगा। लेकिन अब एक कंडीशन है, हो सकता है कि मेल पर्सन किसी को अरेस्ट कर रहा हो और वो व्यक्ति महिला हो, वो पर्सन महिला हो,
तो उसके लिए कंडीशन दिया गया, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ वुमन इज अरेस्टेड unless the circumstances indicate to the contrary, her submission to custody on oral information of arrest shall be presumed। मतलब मान लीजिए हमने किसी महिला को कहा यू आर अंडर अरेस्ट, वर्ड और एक्शन से ही वो अरेस्ट अपने आप को कस्टडी में दे देती है, तो वहां पर कोई चीजों का आवश्यकता नहीं है। लेकिन अनलेस द सर्कमस्टांसेस otherwise require or unless the police officer is a female, the police officer shall not touch the person of woman for making her arrest। अब मान लीजिए कि अरेस्ट करने वाला पुलिस ऑफिसर महिला नहीं है, तो फिर वो सेकंड वाला जो यहाँ टच और कन्फाइन ऑफ बॉडी है, ये वाले पार्ट को वो नहीं करेगा। ये कौन करेगा? किसी महिला के लिए महिला पुलिस ऑफिसर ही करेगी। दूसरा कंडीशन कहता है इफ सच पर्सन फोर्सिबली रेसिस्ट और इंडेवर टू रेसिस्ट, अगर कोई व्यक्ति जो है अपनी गिरफ्तारी में रेसिस्ट करता है, अपनी गिरफ्तारी नहीं करने देता है और भागने का प्रयास करता है, तो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है? यूज ऑल मीन्स नेसेसरी टू इफेक्ट द अरेस्ट। उस अरेस्ट को इफेक्ट में लाने के लिए जितनी भी शक्तियों का प्रयोग करना है या जिस चीजों का प्रयोग करना है, वो सारी चीजों का प्रयोग पुलिस ऑफिसर करेगा। इसके बाद आते हैं हम तीसरा पॉइंट जो नया जोड़ा गया, द पुलिस ऑफिसर में कीपिंग इन व्यू ऑफ नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस यूज हैंडकफ while making the arrest of a person while producing such person before the court who is habitual or repeat offender। सबसे पहले क्या कर सकता है? नेचर और ग्रेविटी के अनुसार कर सकता है। दूसरा पॉइंट क्या बोला कि अगर वो रिपीट ऑफेंडर है या फिर कस्टडी से भाग जाएगा या फिर उसने ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिस्ट एक्ट, ड्रग रिलेटेड क्राइम, इलीगल पोजीशन ऑफ आर्म एमुनिशन, मर्डर, रेप, एसिड अटैक, काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइंस, करेंसी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन और ऑफेंसेज अगेंस्ट स्टेट, ये सारे ऑफेंसेज में से कुछ किया है तो भी हम उसको क्या करेंगे? हैंडकफिंग कर सकते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट कहता है नो नथिंग in this section give a right to cause the death of a person who is not accused of an offense punishable with death or imprisonment for life। मान लीजिए हम किसी अपराधी का पीछा कर रहे हैं उसको गिरफ्तार करने के लिए और वो भाग रहा है, तो अगर वो अपराध ऐसा किया है जिसमें किया तो उसको आजीवन कारावास या मृत्यु दंड होगा, तो वहां पर हम मैक्सिमम राइट जो है उसको गिरफ्तारी करने में क्या करते हैं? मृत्यु तक का कर सकते है। जैसा कि आप बहुत सारे इनकाउंटर केसेस आप सुने होंगे, तो वहां पर इन्हीं चीजों के क्लॉजेस का प्रयोग किया जाता है। एंड लास्ट में कहता है सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, अगर असाधारण परिस्थिति को छोड़ करके कभी भी किसी महिला को आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज जो है गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बन जाती है कि महिला को गिरफ्तार करना है, तो वुमेन पुलिस ऑफिसर एक रिटर्न रिपोर्ट और ऑब्टेन करेगी प्रायर परमिशन फ्रॉम मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास within whose local jurisdiction the offense is committed or arrest is to be made। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ और वर्ड का प्रयोग किया गया है, मतलब या तो परमिशन लेकर के कर सकती है या फिर अरेस्ट को ऐसे भी वो महिला कर सकती है, किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले। तो ये अरेस्ट के ये जो है पांचों प्रावधान है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं फटाफट सेक्शंस पे। सेक्शन 44 है जो पहले 47 हुआ करता कि अगर कोई व्यक्ति कहीं पर घुस गया जिसकी तलाशी करनी है तो हमको वहां पर इंटर कर सकते हैं किसी भी मेथड से, जबकि हमको उसको अरेस्ट करना आवश्यक है। तो सर्च ऑफ प्लेस इंटर्ड बाय पर्सन साउट टू बी अरेस्टेड। सेक्शन 45 हमारा सेक्शन 48 से जुड़ता है कि परस्यूट ऑफ ऑफेंडर इनटू अदर जुरिडिक्शन, अगर अदर जुरिडिक्शन में है तो हम क्या करेंगे? रिक्विजिशन देकर के उसको अरेस्ट करवाते हैं, या फिर पीछा करते करते मान लीजिए कि वो दूसरे जुरिडिक्शन में भी चला गया तो हम उसको पीछा करके गिरफ्तार करते हैं। सेक्शन 46 हमको बताता है नो अननेसेसरी अरेस्ट, कोई भी अनावश्यक अवरोध नहीं करना है, जो पहले सेक्शन 49 में था। अब देखिए सेक्शन 47 जो पहले सेक्शन 50 हुआ करता था सीआरपीसी का, पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म ऑन ग्राउंड ऑफ अरेस्ट ऑफ राइट टू बेल, मतलब किस ग्राउंड पे आपने उसको अरेस्ट किया है, अपराध क्या है और क्या अपराध बेलेबल है, उसके बारे में आपको उसको बताना है। तो ये हमारा सेक्शन 47 जो है इन चीजों के बारे में बताता है। 48 में हमको बताया जाता है, जो पहले 50A में था, कि ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट इटीसी टू रिलेटिव और फ्रेंड।
तो सबसे पहले अगर हम किसी को अरेस्ट करते हैं तो इन्फॉर्म कर देंगे उसके हिज रिलेटिव फ्रेंड को। उसके बाद क्या होगा, उसके राइट्स के बारे में बताएंगे कि भाई आपको कैसे गिरफ्तार किया गया और आपको क्या बेल मिल सकता है या क्या नहीं मिल सकता है। तीसरा पॉइंट है एंट्री ऑफ फैक्ट्स इन प्रिस्क्राइब बुक ऑफ रजिस्टर, कि इसको क्यों गिरफ्तार किया गया है उसके कारणों को लिखा जाएगा। एंड उसके बाद हम उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर देंगे। ये प्रोसेस ओवरऑल फॉलो किया जाता है आपको फील्ड। आते हैं 49, जो पहले 51 हुआ करता था, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। व्यक्तिगत पर्सनल सर्च के बारे में बताता है कि अगर कोई व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, अगर पुरुष है तो उसको जो है पुरुष ही तलाशी लेगा 49 के क्लॉज 1 में। एंड 49 के क्लॉज 2, 49 के क्लॉज 2 में आपको बताया गया है कि ए पर्सन अरेस्ट विदाउट वारंट या प्राइवेट पर्सन जो भी है कैन नॉट लीगली एडमिटेड टू बेल और अनेबल टू फर्निश बेल। ऑफिसर क्या करेगा, उसको प्राइवेट पर्सन whom who makes over the suspended place safe of custody आर्टिकल, उसका वियरिंग अपेलर को छोड़ करके सारी चीजों को क्या करेगा, एक सीजर लिस्ट बना करके एक सेफ कस्टडी में उसका रखा जाएगा। वहीं इसका दूसरे क्लॉज में आपको बताया गया है 49 के कि अगर कोई महिला है तो उसकी क्या करना है, शालीनता को ध्यान में रखते हुए अन्य महिला ही उसकी तलाशी कर सकती है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको सवाल के तौर पे दिख सकता है। सेक्शन 50 में दिया गया पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स। अगर मान लीजिए पर्सनल सर्च करते समय आपको किसी के पास ऑफेंसिव वेपन्स मिल गए, बंदूक मिल गया या फिर कुछ ऐसी चीजें मिली, तो उसको क्या करेंगे, अगर लाइसेंसी है तो उसको हम सीज कर लेंगे, सीजर लिस्ट उसका बना करके रख लेंगे। लेकिन अगर वो लाइसेंसी नहीं है तो फिर वो है आर्म्स एक्ट के तहत उसको फॉरवर्ड करेंगे। 51 में आपको बताया गया एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। और सेक्शन 52 आपको एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। एंड सेक्शन 53 एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। इन तीनों में क्या अंतर है, सबसे पहला जो पुलिस ऑफिसर मेडिकल कराता है अरेस्ट करने के बाद, वो सेक्शन 51 के तहत कराएगा। अगर रेप का कोई एक्यूज्ड है तो उसका 52 के तहत होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। वहीं अगर कोई एक्यूज करता है कि नहीं हमारा मेडिकल होना चाहिए, वो सेक्शन 53 के अंतर्गत होगा, जो पहले 53 ए और 54 में इसके बारे में बताया गया था सीआरपीसी। तो इस तरीके से ग्रुप में आप इसको याद रख सकते हैं। सेक्शन 54 आपको आईटी परेड के बारे में है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पहचान कैसे होगा, तो इसको अब ऑनलाइन भी किया जा सकता है क्योंकि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का प्रयोग किया गया है। पहले 54 ए में इसके बारे में बताया गया था। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन 55 में। तो प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिपोर्ट सबऑर्डिनेट ऑफिसर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। तो किस समय होगा, मान लीजिए हम सबऑर्डिनेट ऑफिसर को किसी को भेजे तो वो किसी को अरेस्ट करके लेकर के आएगा, हमारे सामने प्रोड्यूस करेगा, फिर कागज बनेगा, फिर आगे फॉरवर्ड होगा। सेक्शन 56 में जो हम हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ पर्सन अरेस्टेड, जिसके लिए हम खाने की डायरी या फिर ये सारी चीजें करते हैं, उसका समय समय पे जो डायरी करते हैं उसके लिए सेक्शन 56 हमको इम्पावर करता है। और ये हमारे लिए ये एक्यूज का भी राइट में काउंट होता है, पहले 55 ए में ये था। इसके बाद है 57, पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। कोई भी व्यक्ति किसी को भी अगर गिरफ्तार किया जाता है, चाहे वो किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा किया जा रहा हो सेक्शन 40 के तहत, तो उन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि वो क्या करेगा, उसको या तो मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास उसको फॉरवर्ड किया जाएगा। एंड लास्ट सेक्शन अब देखेंगे हम लोग अरेस्ट से संबंधित, सेक्शन 58, जो पहले सेक्शन 57 हुआ करता था कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा डिटेन करके नहीं रखा जाएगा हिरासत में। इसमें क्या है, इसमें आपको ट्रेवलिंग टाइम को एक्सक्लूड कर दिया गया है, मतलब उसको छोड़ करके होता है। तो इन चीजों को यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि आपको चीजें की गई है। लेकिन 187 वाला जो है, 187 सेक्शन जिसको कि हम लोग कहेंगे रिमांड, पहले ये 167 हुआ करता था। 187 में अगर किसी को रिमांड में मिल गया है 5 दिन का, तो उसको वैसा कोई नहीं है कि हमको 24 घंटे के अंदर भेजना है, उसको हम रिमांड पे लिए हैं तो हमारा काम चलता रहेगा। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे सेक्शन 58 में। तो अरेस्ट ऑफ पर्सन से संबंधित चीजों को हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया गया। यहाँ से आपके सवाल 100% कोई ना कोई जरूर पूछा जाएगा। तो आशा करते हैं कि सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। अच्छा लगा हो तो यूट्यूब के वीडियो पे कमेंट करिएगा कि हाँ सर वो सीरीज अच्छा चल रहा है और अच्छे तरीके से काम
तो इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, जिंदगी में मस्त होंगे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।